नमस्कार, कहानी बैरल में आपका स्वागत है। लीजिए पेश है शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास परिणीता भाग 3। गुरचरण बाबू ने पूरा कर्जा अदा कर दिया। ललिता के लिए योग्य वर की खोज है, ये भी सत्य है। तत्पश्चात कुछ और पूछकर वह स्नान करने के लिए चला गया। लगभग 2 घंटे के पश्चात नहा खाकर शेखर अपने कमरे में कपड़े पहनने के लिए आया। कमरे में आते ही उसने जो देखा उसे देखकर वह एकाएक आश्चर्य में पड़ गया। इन 2 घंटों में ललिता ने कुछ कार्य नहीं किया था। वह बक्स के पास मन मारे माथा टेके हुए खामोश बैठी थी। शेखर के आने की आहट से उसने झट सिर उठाया और फिर तुरंत गर्दन नीची कर ली। रोते रोते उसकी आंखें फूल आई थीं। शेखर की नजर उसकी आंखों पर आवश्यक पड़ी, परंतु उसने न देखने का बहाना किया। वह चुपचाप अपने दफ्तर के कपड़े पहनने लगा। कपड़े पहनते ही सहज भाव से उसने कहा, अभी रहने दो ललिता, समय तुमसे यह सब न हो सकेगा, दोपहर में आकर रख जाना। यह कहकर शेखर ऑफिस चला गया। उसने ललिता के मनोभाव को पूर्ण रूप से समझ लिया था, फिर भी हर बात को बगैर सोचे समझे कह डालना वह उचित नहीं समझता था और ना तो उसकी हिम्मत ही हुई। वह उसी दिन मामा को चाय देने के समय कमरे में आई तो वहां शेखर को भी उपस्थित देखकर दंग रह गई। वह यात्रा पर जाने के पहले गुरुचरण बाबू से मिलने के लिए आया था। ललिता ने चाय तैयार करके गिरीन्द्र और मामा के सामने 2 कपों में लाकर रख दी। गिरीन्द्र ने पूछा, क्यों ललिता, शेखर बाबू को चाय न दोगी? मीठी स्वर में ललिता ने कहा। ललिता ने एक दिन ऐसा कहा भी था कि शेखर दादा चाय नहीं पीते और अन्य को पीने भी नहीं देना चाहते। तत्काल गिरीन्द्र को वही बात याद आ गई थी। हाथ में चाय का कप लेकर गुरुचरण बाबू ललिता के लिए ढूंढे गए। वर की बात कहने लगे, लड़का अच्छा है, BA में पढ़ रहा है। ये सब कह चुकने के पश्चात फिर बोले, फिर भी तो वह लड़का गिरीन्द्र को न भाया। इतना जरूर है कि लड़का विशेष साफ और सुंदरी नहीं है, फिर भी शादी के बाद कौन रूप रंग और सुंदरता देखता है, और यह रंग रूप काम ही क्या आता है। मर्द की अच्छाई तो उसके गुणों में होती है। गुरुचरण बाबू की एकमात्र इच्छा यह थी कि किसी तरह ललिता का पाणी ग्रहण हो और उनके सिर से यह बोझ उतरे। आज ही शेखर का परिचय गिरीन्द्र को यहीं पर बैठे हुए हुआ था। गिरीन्द्र को देखकर शेखर को कुछ हंसी आई और उसने कहा, आखिर गिरीन्द्र बाबू को क्यों लड़का अच्छा नहीं लगा? लड़का अभी पढ़ता है, उम्र भी ठीक है, फिर तो कोई कमी है ही नहीं। सुपात्र के यही सब गुण हैं। गिरीन्द्र को लड़का पसंद क्यों नहीं है, इस बात शेखर समझ चुका था। उसे भविष्य में भी कोई लड़का भला न मालूम होगा। गिरीन्द्र ने इस बात का कुछ उत्तर नहीं दिया। उसका मुंह आरक्त हो उठा। शेखर ने उस आरक्त मुखाकृति को भी देख लिया। वह उठकर खड़ा हो गया, बोला, काका जी, कल मैं माँ को लेकर प्रयाग जा रहा हूँ, परंतु याद रखिएगा ठीक समय पर शुभ कार्य की खबर अवश्य दीजिएगा। गुरुचरण बाबू ने उत्तर दिया, क्या कहते हो बेटा, तुम ही तो मेरे सब कुछ हो, मेरा है कि कौन। फिर ललिता की माँ की अनुपस्थिति में कोई काम भी तो नहीं हो सकता। क्यों बेटी? इतना कहकर गुरुचरण बाबू मुस्कुराए और ललिता की ओर देखा, मगर ललिता को वहां न देखकर बोले, आखिर ललिता यहाँ से कब चली गई? शेखर ने कहा। ज्यों ही यह बात छिड़ी वह चली क्यों न जाए। अत्यंत गंभीर भाव से गुरुचरण बाबू ने कहा, वह चली क्यों न जाए, आखिर वह भी सयानी हुई, समझ भी उसकी कम नहीं है। उन्होंने एक गहरी सांस ली और कहने लगे, मेरी पुत्री ललिता सरस्वती और लक्ष्मी का सम्मिलित स्वरूप है। ऐसी लड़की होना ही कठिन है। ऐसी औलाद बड़े पूजा पाठ करने के बाद ही मिलती है शेखर भैया। यह बात उनके मुख से निकलते ही उनके दुबले मुख पर एक प्रकार की चमक दौड़ गई। उनकी ऐसी अवस्था देखकर गिरीन्द्र तथा शेखर दोनों में श्रद्धा का बहाव उमड़ आया। ललिता अपने विषय की बात होते देखकर वहां से चली आई और सीधे शेखर के कमरे में पहुंची। उसने शेखर के बक्स को खींचकर रोशनी में किया और सभी कपड़े तथा आवश्यक सामान उसमें रखना शुरू किया। उसी समय शेखर भी वहां आ गया। शेखर के आते ही ललिता की दृष्टि उस पर पड़ी और वह एकाएक चक्कर में पड़ गई। कुछ बोल न सकी। जिस प्रकार किसी मुकदमे का हारा मुवक्किल एकदम निर्जीव सा हो जाता है, बोल नहीं पाता, उसकी सूरत बिगड़ जाती है, उसको पहचान सकना भी कठिन हो जाता है, ठीक वैसे ही हालत उस समय शेखर की थी। अभी 1 घंटे में ही शेखर की मुखाकृति ऐसी बदल गई थी कि ललिता उसे पहचान नहीं पा रही थी। न जाने कैसी उदासी और परेशानी शेखर के मुख पर छाई थी। मालूम होता था कि उसका सर्वस्व लुट चुका है। उसने कुछ भारी तथा सूखे स्वर में पूछा, ललिता क्या कर रही हो? शेखर की दशा देखकर ललिता हैरान थी। वह उसके पास आई और पकड़कर बोली, क्या
कुआ भैया, इतना परेशान क्यों हो? ललिता को दिखाने के लिए शेखर थोड़ा मुस्कुरा दिया और बात बनाते हुए बोला, कहाँ हुआ तो कुछ भी नहीं। ललिता के स्नेह भरे हाथों के छूने से उसमें कुछ जान आ रही थी। पास ही पड़ी हुई कुर्सी पर बैठते हुए शेखर ने कहा, क्या कर रही हो ललिता? ललिता ने उत्तर दिया, आपका ओवरकोट रखने को रह गया था, उसे ही बक्स में रखने आई हूं। बड़े ही चाव से शेखर उसकी बातें सुन रहा था। ललिता कहती गई, पिछले साल गाड़ी में तुम्हें सर्दी से बड़ा ही कष्ट हुआ था। कोट तो तुम्हारे पास थे, किंतु बड़ा और मोटा कोट कोई भी नहीं था। इसी कारण वहां से लौटने पर यह ओवरकोट तुम्हारे नाप का बनवा लिया था। यह कहकर ललिता ने स कोट को यथास्थान रख दिया और शेखर से कहा, भैया सर्दी के समय अवश्य पहन लेना। अच्छा कहकर शेखर थोड़े समय तक ललिता की ओर एकटक देखता रहा। फिर उसने एकाएक कहा, नहीं, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ललिता ने कहा, क्या नहीं हो सकता भैया? क्या इस कोट को नहीं पहनोगे? शेखर ने बात बताते हुए कहा, ऐसी बात नहीं, दूसरी बात है। नहाकर उसने ललिता से पूछा, क्या माँ का भी सामान ठीक हो गया है? ललिता, हाँ, मैंने ही तो दोपहर को बांधकर ठीक कर दिया है। यह कहते हुए सब सामान देखकर ललिता ने बक्स बंद कर दिया। थोड़ी देर पश्चात शेखर ने ललिता से पूछा, अच्छा, अब मेरा अगले वर्ष से कैसे क्या होगा? क्यों ललिता, इस क्यों का? मुझे पूर्ण अनुभव हो रहा है। वास्तव में यह बात शेखर के मुंह से निकल तो गई, किंतु उस बात को बदलते हुए हंसी के साथ उसने कहना शुरू किया, अच्छा ललिता, दूसरे घर जाने से पहले यह बता तो जाना कि कौन सी चीज कहाँ पर है, क्या क्या है और क्या नहीं है, कौन वस्तु कहाँ आवश्यक है। इस सब की जानकारी मुझे अवश्य करा देना, ताकि किसी प्रकार की दिक्कत न उठानी पड़े और समय पर सभी चीजें मिल भी सके। थोड़ा सा चिढ़कर ललिता ने कहा, अरे जाओ। शेखर को हंसी आ गई। वह बोला, केवल जाओ कहने से तो काम न बन सकेगा लीलात, ये सत्य है। आखिर तुम ही सोचो कि मेरा काम आगे कैसे चलेगा। मेरी इच्छाएं तुम्हें मालूम है कि बड़ी हैं, परंतु उसकी पूर्ति की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। फिर सब काम नौकरों द्वारा नहीं कराए जा सकते। मुझे अब ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे मामा की तरह सादा जीवन बिताना पड़ेगा। कुर्ता और धोती पर ही बसर होगी। खैर, कुछ भी हो, परमात्मा की जैसी इच्छा हो। ललिता शर्माकर चाबियां फेंककर चली गई। उसको जाते देखकर शेखर ने जोर से आवाज दी, ललिता, सवेरे अवश्य आ जाना। परंतु ललिता ने सुनकर भी अनसुना कर दिया। वह तेजी से दूसरी मंजिल पर चली गई। वहां उसने अन्ना काली को चांदनी के प्रकाश में माला बनाते हुए देखा। उसके निकट आकर ललिता ने कहा, अन्ना काली, ओस में बैठकर क्या बना रही है? अन्ना काली सिर झुकाए हुए बोली, माला बना रही हूँ। आज रात मेरी लड़की का विवाह है ना, मुझे तो तुमने इसके बारे में बताया भी नहीं। अन्ना काली, पहले से कोई तय न था दीदी। अभी तो पिताजी ने पत्र देखकर बताया है कि आज के अलावा इस महीने में कोई लग्न नहीं है। कन्या बड़ी हो गई है, यदि ब्याह न हुआ तो सब लोग चिढ़ाएंगे। आज ही शुभ मुहूर्त मन ब्याह हो जाएगा दीदी। हाँ, 2 रुपए दो, बारातियों के लिए मिठाई मंगवा लो। ललिता ने हंसी में कहा, वाह, केवल पैसों की आवश्यकता पड़ने पर छोटी दीदी की याद आती है। चा मेरे तकिए के नीचे से ले आ, किंतु यह तो बता अन्ना, कहीं गेंदे के फूलों से ब्याह हुआ करता है? गंभीरता के साथ अन्ना काली ने उत्तर दिया, दूसरे किसी फूल के न मिलने पर गेंदे के फूलों की वरमाला बना लेने क्या हर्ज है? मैंने तो इसी तरह तमाम लड़कियों का ब्याह गेंदे के फूलों से किया है दीदी, मुझे ये सब बातें ज्ञात हैं। यह कहकर वह मिठाई लेने चली गई। ललिता वहीं पर बैठकर माला गूंथने लगी। थोड़ी देर पश्चात अन्ना काली ने वापस आकर कहा, सभी को तो न्योता दे चुकी हूँ, केवल शेखर भैया को देना बाकी है। उन्हें भी न्योता दे आऊं, नहीं तो बुरा न मान जाए। यह कहती हुई वह तुरंत शेखर के कमरे की ओर चली गई। अन्ना काली पूरी दादी है, सभी काम नियमन पूर्वक करती है। वह उम्र में तो छोटी है, किंतु बुद्धि उसकी बड़ी तीव्र है। शेखर को बुलावा देकर वह नीचे आई और ललिता से बोली, शेखर भैया ने एक हार मांगा है, जाओ जल्दी से दे आओ। मैं यहाँ का सारा काम पूरा करती हूँ। अब मुहूर्त का समय आ गया है, देर करने की आवश्यकता नहीं है। ललिता ने गर्दन हिलाकर कहा, अन्ना काली, मुझसे ऐसा न हो सकेगा, तू ही जाकर दे आ। बहुत अच्छा, मैं जाकर दे आती हूँ। वही बड़ी माला उठाकर लाओ। ललिता ने माला उठाकर अन्ना काली को देते न मालूम क्या सोचा और बोली, अच्छा मैं ही देर आती हूँ। अन्ना काली ने बुढ़ों की भांति गंभीर स्वर में कहा, ऐसा ही करो जी जी, मुझे तो अभी सैकड़ों काम करने बाकी हैं, दम लेने तक का मौका नहीं मिलता। अन्ना काली के कहने के ढंग और बुढ़ों जैसी बातें सुनकर ललिता की हंसी न रुक सकी। वह माला लेकर हंसती हुई चली गई। शेखर के घर पहुंचकर ललिता ने झरोखे से देखा कि शेखर कोई पत्र लिखने में एकाग्रचित व्यस्त है। धीरे से उसने दरवाजा खोला।
अंदर पहुंची और चुपके से शेखर के पीछे जा खड़ी हुई। उसके वहां आने का आभास शेखर को नहीं हुआ। क्षण भर चुप रहने के पश्चात ललिता ने शेखर को चकित कर देने के लिए धीरे से वही माला पहना दी और तुरंत कुर्सी के पीछे हटकर बैठ गई। शेखर ने चौंक कर बोला, यह क्यों अन्ना? लेकिन गर्दन घुमाते ही उसकी दृष्टि ललिता पर पड़ी तो आश्चर्यचकित हो वह गंभीर भाव से बोला, ललिता, यह तुमने क्या कर दिया? शेखर के शब्दों से शंकित ललिता ने उठकर कहा, मैंने क्या कर दिया? शेखर, मुझसे क्या पूछ रही हो? तुम्हें नहीं पता तो अन्ना काली से जाकर पूछो कि आज रात को माला पहनाने से क्या होता है। ललिता अब समझी कि उसने क्या कर डाला। उसके मुख पर लज्जा छा गई। वह बड़े ही संकोच से मुंह बनाते हुए बोली, नहीं, ऐसा नहीं, मैं ऐसा कभी नहीं चाहती। मैंने तो माला। पूरी बात कहे बिना ही वह नवविवाहिता की भांति लजाकर कमरे से बाहर चली गई। शेखर ने उसे जाते देखकर जोर से पुकारा, ललिता, जरा मेरी एक बात सुनती जाओ, एक बड़ा ही आवश्यक कार्य है। शेखर की पुकार सुनकर भी ललिता ने अनसुनी कर दी। वह सीधे अपने कमरे में आई और तकिए पर मुंह डालकर पड़ी रही। बचपन से लेकर इस युवावस्था के 5-6 वर्षों तक का समय उसने शेखर के साथ की काटा था, परंतु ऐसी कोई भी बात शेखर के मुंह से सुनी न थी। शेखर का स्वभाव तथा चरित्र वह भली प्रकार जानती थी। वह गंभीर प्रकृति वाला था। एक तो शेखर उससे परिहास करता ही न था, और यदि कर भी बैठता तो ललिता परवाह न करती थी। उसने कभी इस प्रकार की कल्पना भी न की थी। उस माला के आशय को सोचकर उसे बड़ी शर्म आ रही थी कि वह अपने मुंह को किस बिल में छिपा दे। वह पड़ी यह भी विचारती थी कि उन्होंने आवश्यक कार्य कहकर बुलाया है। अभी वह जाने या न जाने की बात विचार ही रही थी कि शेखर की नौकरानी ने आकर कहा, ललिता दीदी, कहाँ हो? तुमको छोटे भैया बुला रहे हैं। कमरे से निकलकर ललिता ने धीरे से कहा, चलो आ रही हूँ। ऊपर पहुंचकर दरवाजे से उसने देखा, अभी पत्र नहीं हुआ, उसी को पूरा करने में लगा हुआ है। कुछ समय तक वह चुपचाप खड़ी रही, फिर पूछा, क्यों बुलाया है? शेखर ने पत्र लिखते लिखते कहा, आखिर तुमने आज क्या कर डाला? आओ बैठो। ललिता ने रूठकर कहा, जाने दो फिर वही बात, आखिर उसमें मेरा क्या कसूर है? ललिता, तुम्ही ने तो यह सब किया। ललिता, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी माला वापस कर दो। शेखर, इसीलिए तो तुम्हें बुलाया है। ललिता, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी माला वापस किए देता हूँ। तुमने जो अधूरा काम किया है उसको पूरा कर दूं। दरवाजे के पास खड़ी हुई ललिता चुपचाप न जाने क्या सोचती रही। फिर बोली, मैं सत्य कहती हूँ, यदि ऐसा हंसी मजाक मुझसे करोगे तो कभी ना आऊंगी। मेरी माला लौटा दो। शेखर ने गले में पड़ी माला को उतारकर कहा, आकर ले जाओ ना, उसे मेरे पास फेंक दो, मैं वहां ना आऊंगी। यदि पास ना होगी तो ना दूंगा। ना दो। यह कहकर ललिता चल पड़ी। उसे जाते देखकर शेखर चिल्लाकर बोला, यह अधूरा काम छोड़कर क्यों जा रही हो? वह जाते जाते नाराज होकर कहती गई, अधूरा है तो अधूरा ही सही। ललिता वहां से चली तो आई, परंतु नीचे नहीं गई। वह छज्जे के एक कोने पर खड़ी होकर आकाश की ओर देखती हुई न जाने क्या सोचती रही। ऊपर चांद मुस्कुरा रहा था और उसकी सुनहरी किरणें सारी दुनिया को रंगमय बना रही थीं। उन शीतल किरणों के रंग में ललिता भी विभोर थी। खड़े खड़े उसके हृदय में न जाने क्या क्या कल्पनाएं उठ रही थीं। अपने ऊपर क्रोध भी आ रहा था और शर्म भी। वहीं खड़े खड़े एक बार शेखर के कमरे की तरफ देखा। पता नहीं क्यों उसके चेहरे पर अभिमान की रेखा छलक आई और नेत्र सजल हो गए। वह अबोध बालिका न थी कि उसे इन सब बातों का पता न था। फिर इस प्रकार हंसी करने का क्या मतलब हो सकता था? उसकी दशा कितनी गिरी हुई है। वह एक अनाथ बालिका है, उसके मामा का ही एकमात्र सहारा है, फिर भी पराये लोग निरुपाय समझकर आदर करते हैं। शेखर का व्यवहार भी इसी प्रकार का है। वह मुझे निराश्रित समझकर ही स्नेह और आश्रय देता है, तथा शेखर की माँ भी अपार स्नेह करती है। दुनिया में सका है ही कौन? किसी पर ललिता का अधिकार नहीं है। इसीलिए तो गिरीन्द्र ने उसके उद्धार का पूरा भार उठाया है। अपने नेत्र बंद किए हुए ललिता मन ही मन सोचने लगी, उसके मामा की अपेक्षा शेखर की दशा बहुत अच्छी है। उसके मामा का स्थान उसके सामने कुछ भी नहीं है। वह उसी मामा के आश्रय में है, उनके ही गले का जंजाल है। शेखर की शादी की बातचीत बराबरी में धनवान घर से चल रही है, चाहे वह अभी हो या 2-4 दिन बाद, पर तय करीब वही है। इस विवाह से नवीन राय को बहुत बड़ी संपदा मिलेगी। उसने ऐसा शेखर की माँ से सुना है। शेखर भैया फिर क्यों सब प्रकार उसकी हंसी उड़ा रहे हैं और तिरस्कार कर रहे हैं? यह सभी बातें ललिता सूने आकाश की ओर देखकर सोच रही थी। क्षण भर में ही उसने घूमकर देखा कि शेखर उसके पीछे खड़ा हंस रहा है।
और वही माला उसने एकदम से उसके गले में पहना दी। ये देखकर वह रोने लगी और बोली, ऐसा तुमने क्यों किया? तुमने भी ऐसा क्यों किया था ललिता? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। यह कहकर वह माला तोड़ने ही जा रही थी कि उसकी दृष्टि शेखर की दृष्टि से जा मिली और रुक गई। वह माला को फिर न तोड़ सकी, परंतु उसने रोते हुए कहा, मैं परेशान, अभागिन तथा असहाय हूँ, इसलिए क्या मेरा उपहास कर रहे हो शेखर भैया? शेखर अभी तक खड़ा खड़ा हंस रहा था। ललिता की यह बात सुनकर वह सन्न रह गया। उसने कहा, मैंने तुम्हारा उपहास किया है या तुमने मेरा किया है? ललिता ने अपने भीगे नेत्रों को पोंछकर कहा, मैंने तुम्हारा उपहास कब किया? शेखर थोड़ी देर रुककर सजग हो गया और बोला, थोड़ा सा सोचने पर समझ जाओगी। आजकल अपनी मनमानी कर रही हो, इसीलिए यात्रा पर जाने के लिए मना कर दिया है। शेखर यह कहकर चुप हो गया। ललिता गूंगे की भांति खड़ी सुनती रही। चंद्र किरणों की रुपहली आभा में दोनों खड़े थे, लेकिन नीचे कमरे में अन्ना काली अपनी गुड़िया की शादी कर रही थी। शंख ध्वनि गूंज रही थी और खामोशी भंग हो रही थी। थोड़ी देर के बाद शेखर ने कहा, अधिक ठंड पड़ने लगी है, जाओ नीचे चली जाओ। जाती हूँ, कहकर उसने शेखर के पैर छुए और प्रणाम करके बोली, मुझे ये तो बताते जाओ कि मैं अब क्या करूंगी? शेखर यह सुनकर हंस पड़ा। एक बार तो उसे भय सा प्रतीत हुआ, पर उसने हाथ बढ़ाकर ललिता को पकड़कर हृदय से लगा लिया और उसके ओठों को अपने ओठों से स्पर्श करते हुए कहा, अब मुझे कुछ न बताना पड़ेगा, तुम स्वयं समझ जाओगी। शेखर के इस प्रकार के स्नेह को देखकर ललिता को रोमांच हुआ। उसने दूर जाकर कहा, तो क्या तुमने गले में माला पहना देने के कारण ही ऐसा किया? मुस्कुराते हुए शेखर ने कहा, नहीं ललिता, ऐसी बात नहीं। मैं तो स्वयं काफी दिनों से ऐसा करने का विचार कर रहा था, परंतु किसी तरह का निश्चय न कर पाता था। आज अब यह अंतिम निश्चय हो ही गया। मुझे आज अनुभव हो रहा है कि तुम्हें त्याग कर मैं कहीं रह नहीं सकता ललिता, परंतु तुम्हारे पिताजी यह सुनकर अवश्य क्रोध करेंगे और माताजी को भी महान कष्ट होगा। जो कुछ भी तुमने सोचा है वह न हो पाएगा। शेखर ने कहा, हाँ, पिताजी यह सुनकर अवश्य आग बबूला हो जाएंगे, परंतु माताजी अवश्य हृदय से प्रसन्न होंगी। खैर, अब तो कुछ होना ही नहीं है, जो होना था हो गया। अब इसको खत्म कर ही कौन सकता है। जाओ, अब नीचे जाओ, माताजी को प्रणाम करो। ललिता वहां से नीचे चली गई, पर जाते समय भी वह घूम घूम कर अपने प्रियतम को देखती रही। लगभग 3 माह बाद गुरुचरण बाबू मलिन मुख नवीन बाबू के यहाँ आकर फर्श पर बैठने ही वाले थे कि नवीन बाबू ने बड़े जोर से डांट कर कहा, न यहाँ पर नहीं, उधर उस चौकी पर जाकर बैठो। मैं इसको समय में नहीं नहा धो सकता, तुमने जाति बदली है, यह सत्य है ना? क्षुब्ध होकर गुरुचरण बाबू एक दूर की चौकी पर जाकर बैठे। कुछ देर वे मस्तक झुकाए बैठे रहे। अभी 4 दिन पहले की बात है, उन्होंने विधिवत ब्रह्म समाज को ग्रहण कर लिया है। अब वह ब्रह्म समाजी हो गए हैं। यह खबर आज ही नवीन राय को मिली है। अब उन्हें बंगाली समाज में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। सामने गुरुचरण बाबू को बैठे हुए देखकर नवीन राय की आंखों से गर्म लपटें निकलने लगीं, परंतु गुरुचरण बाबू एक अपराधी की तरह मौन बैठे रहे। किसी सलाह सूत के बिना ही वे ब्रह्म समाजी हो गए थे। परंतु उसी समय से घरेलू परेशानियां बढ़ गई तथा रोना चिल्लाना मचा रहता था। घर का कोना कोना अशांत था। इस अशांति के कारण वह बड़े ही दुखी थे। नवीन राय ने फिर उद्दंड भाव से पूछा, कहो, यह सत्य है न कि तुम ब्रह्म समाजी हो गए हो? यह घृणित कार्य तुमने किया क्यों? तुम तो केवल 60 रुपए तनख्वाह पाते हो, फिर क्यों? गुस्से के मारे नवीन राय की जबान से बोलना निकला। रोते हुए बड़े नम्र स्वर में गुरुचरण बाबू ने जवाब दिया, दादा क्या कहें, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। दुख में कुछ न दिखाई दिया। मैं यह न सोच सका कि गले में फांसी लगा लूं या फिर ब्रह्म समाज में मिल जाऊं। अंत में ब्रह्म समाजी हो जाना ही ठीक समझ में आया, इसीलिए मैंने यह ब्रह्म समाज स्वीकार कर लिया। नवीन राय ने बड़े जोर से चिल्लाकर कहा, बहुत अच्छा किया, अपने गले में फांसी न लगाकर सारे धर्म और समाज को फांसी लगा दी। वाह रे वाह। अच्छा, अब तुम यहाँ से चले जाओ और यह काला मुंह कभी भी यहाँ न दिखाना। जो तुम्हारे सलाहकार हैं उन्हीं के पास जाकर उठो बैठो। यह सब सुनकर गुरुचरण बाबू वहां से चले गए, परंतु नवीन राय मारे क्रोध के कुछ भी नहीं सोच सके कि क्या करें और क्या न करें। गुरुचरण बाबू के भी अब वहां आने की कोई संभावना न थी। गुरुचरण बाबू पर नाराज होने, झुंझलाने तथा बकने के सिवा नवीन राय कर ही क्या सकते थे। झट उन्होंने राज को बुलाया और घर में आने जाने वाले ऊपर के रास्ते बंद करा दिए। उस रास्ते को बंद करके उन्होंने अपने क्रोध की शांति की। बहुत दूर प्रदेश में बैठी हुई भुवनेश्वरी को यह हाल मालूम हुआ तो वह फूट फूट कर रोने लगी। शेखर,
भला ऐसा करने को किसने उन्हें समझाया? अनुमान से शेखर समझ लिया कि यह राय किसने दी है, परंतु वह बात न कहकर उसने कहा, माँ, हो सकता था कि तुम लोग स्वयं ही उन्हें थोड़े दिन बाद अलग कर देते, समाज में उनकी छाया ही न पड़ने देते। कई कन्याओं की शादी कैसे कर सकते वह समय पर? आखिर इसका तो कोई रास्ता मेरी समझ नहीं आता। गर्दन हिलाते हुए भुवनेश्वरी ने कहा, बेटा, कुछ भी काम रुका न रह जाता। ऐसी हालात में गुरुचरण बाबू का पहले ही से ही धर्म छोड़ बैठना नादानी है या अक्लमंदी? यदि घबराकर लोग अपने धर्म को छोड़ने पर तुल जाएं, तो हजारों लोग अपना समाज धर्म छोड़ बैठें। भगवान ने पैदा किया है तो वही पालते हैं और सब कार्य पूरा करते हैं। वही भगवान गुरुचरण बाबू की भी रक्षा करते, काम बनाते। शेखर चुप रहा। कीली आंखें पोंछकर भुवनेश्वरी ने कहा, यदि ललिता बिटिया को ही साथ ले आती तो किसी न किसी प्रकार से उसका उपकार कर देती। हो सकता है कि इसी इरादे से गुरुचरण बाबू ने उसे मेरे साथ नहीं भेजा। मुझे तो यही पता था कि उसकी शादी की सचमुच तैयारी है। शेखर ने लज्जापूर्वक भुवनेश्वरी की तरफ देखकर कहा, अच्छा है माँ, घर वापस चलकर इस कार्य को ऐसा ही करो। न ललिता तो अभी ब्रह्म समाजी नहीं हुई है, केवल उसके मामा ही तो हुए हैं। उसके सगे मामा भी नहीं है। ललिता का कोई सगा नहीं है, इसी कारण वह उनकी शरण में पड़ी है। खूब सोच सचकर भुवनेश्वरी बोली, यह तो ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी अजीब ढंग के व्यक्ति हैं। वे बड़े ही हठी आदमी हैं, किसी तरह से भी ऐसा करने को तैयार न होंगे। शायद उन लोगों से मिलने भी न देंगे। यही विचार शेखर के मन में भी बार बार उठ रहे थे। वह माँ की बातों का कोई उत्तर न देकर चुपचाप बैठा सुनता रहा और मन ही मन सोचता रहा, शेखर अब परदेश में एक मिनट भी नहीं रहना चाहता था। बड़ी बेचैनी और परेशानी में वह 2-3 दिन इधर उधर घूमता रहा। फिर उसने माँ से कहा, यहाँ पर जी नहीं लगता माँ, चलो घर चलें। उसी दिन वह घर लौटने को तैयार हो गई और कहने लगी, मुझे भी अच्छा नहीं लगता। कलकत्ता वापस आने पर दोनों ने देखा कि छत से आने जाने वाला रास्ता बंद कर दिया गया है। गुरुचरण बाबू से कोई भी नाता रिश्ता करना नवीन राय को भला न लगेगा, यहाँ तक कि बोलना भी बुरा लगेगा। यह बात वे दोनों तुरंत ताड़ गए। रात के समय जब शेखर खाने बैठा तब माँ भी आकर उसके पास बैठ गई। कुछ देर बाद वह बोली, गिरीन्द्र के साथ ही ललिता की शादी तय हो रही है, यह मैं पहले ही समझ गई थी। सिर नीचा किए हुए ही शेखर ने पूछा, किसने कहा? भुवनेश्वरी, उसकी मामी ही कह रही थी। और कौन कहता? दोपहर के समय जब वह सो गए थे तो मैं स्वयं मिलने गई थी। मारे दुहक के उसकी मामी ने अपनी आंखें लाल कर लीं। थोड़ी देर बाद अपने आंसू पोंछकर सब कुछ कह गई। उन्होंने ही कहा, यही तकदीर का खेल है। शेखर, किसको दोषी ठहराया जाए? कुछ भी सही, पर गिरीन्द्र भी एक भला लड़का है, नम्र स्वभाव वाला है। उसके यहाँ ललिता को किसी प्रकार का कष्ट न होगा, वह धनवान भी है। यह कहकर वह चुप हो गई। उत्तर में न तो शेखर कुछ कह ही सका और न सामने रखी हुई थाली से उठाकर खा ही सका। थोड़ी देर बाद माँ वहां से उठकर चली गई और शेखर भी बिना खाए पिए उठ गया। हाथ मुंह धोकर वह अपने बिछवाने पर जा पड़ा। दूसरे दिन संध्या समय शेखर टहलने निकला। उस वक्त गुरुचरण बाबू के यहाँ पहले की तरह चाय उड़ रही थी, हंसी मजाक हो रहा था। वहां की बातें सुनकर शेखर कुछ देर रुक गया, फिर न जाने क्या सोचकर वह धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के कमरे में आकर खड़ा हो गया। उसके आते ही वहां सन्नाटा छा गया। शेखर के मुख के भाव देखकर सभी लोगों के भाव बदल गए। शेखर के परदेश से आने की खबर ललिता के सिवा और किसी को न थी। वह शेखर की और देखने लगे। गिरीन्द्र का चेहरा गंभीरता में और भी परिणत हो गया। वह दीवार की तरफ देखने लगा। गुरुचरण बाबू ही उस समय ज्यादा जोर से बातें कर रहे थे। शेखर को देखकर उनका चेहरा पीला हो गया। उसके निकट बैठी ललिता चाय तैयार कर रही थी। उसने मुंह उठाकर देखा और नीचा कर लिया। आगे बढ़कर शेखर ने चौकी पर सिर झुककर नमस्कार किया और वहीं पर एक और बैठकर हंसते हंसते कहने लगा, एकाएक सभी लोग चुप क्यों हो गए? गुरुचरण बाबू ने धीमे स्वर में आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद में उन्होंने क्या कहा सुनाई नहीं पड़ा। शेखर गुरुचरण बाबू के विचारों को ताड़ गया। इसी कारण उसने बीच में ही अपनी बात छेड़ दी। वह सारी कथा परदेश से वापस आने की, माँ के स्वास्थ्य की तथा अन्य तमाम बातें कहने लगा। फिर अपरिचित व्यक्ति की ओर देखा। गुरुचरण बाबू इस बीच काफी सतर्क हो चुके थे। उन्होंने उस लड़के के परिचय में कहा, यह गिरीन्द्र बाबू के मित्र हैं। इन लोगों के घर एक ही स्थान पर है। बड़े ही भले आदमी हैं और श्याम बाजार में रहते हैं। हमारी इनसे जब से मुलाकात हुई है, बेचारे आकर मिल जाते हैं। शेखर ने गुरुचरण बाबू की बातों में अपनी सम्मति दी, परंतु मन ही मन विचार किया, हाँ,
देखने में नम्र आदमी लगते हैं। थोड़ी देर रुककर फिर वह गुरुचरण बाबू से बोला, काका और सब ठीक ठाक है ना? गुरुचरण बाबू ने कुछ भी नहीं कहा और सिर झुकाए चुप सुनते रहे। अच्छा काका जी अब चलता हूँ, यह कहकर शेखर जाने को तैयार हो गया। उसे जाता देखकर रुआं से होकर गुरुचरण बाबू ने कहा, बेटा तुमने सब बातें सुन ही ली होगी, फिर भी कभी आते रहना, एकाएक हम दुखियों का त्याग न कर देना। शेखर, अच्छा काका जी, कहता हुआ वह भीतर ललिता की मामी से मिलने चला गया। थोड़ी देर बाद ललिता को मामी की रोने की आवाज बैठक में सुनाई दी। उनकी रोने की आवाज सुनकर गुरुचरण बाबू के आंसू आ गए और उन्होंने अपनी धोती से उन्हें पोंछ लिया। गिरीन्द्र की मुखाकृति एक अपराधी की सी हो रही थी। वह नीरस सा बाहर की ओर देखने लगा। शेखर के जाने के पहले ही ललिता वहां से चली गई थी। कुछ समय के बाद शेखर उसकी मामी से बातें करके बाहर की ओर आया। सीढ़ियों से उतरते समय अंधेर कमरे में दरवाजे के निकट उसने ललिता को खड़े हुए देखा। उसको देखते ही वह भी खड़ा हो गया। ललिता ने शेखर को प्रणाम किया और उसके पास आ गई। कुछ समय तक शेखर से कुछ उत्तर पाने की लालसा से खड़ी रही। फिर थोड़ा पीछे हटकर मंद स्वर में उसने कहा, आपने मेरे पत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया? कौन सा पत्र? उसमें बहुत सी बातें थी। अच्छा उन बातों को छोड़ो, यहाँ की सभी बातें आपने सुन ही ली हैं, मेरे लिए क्या हुक्म देते हो? शेखर ने आश्चर्य में पड़कर कहा, मेरा हुक्म किस लिए? मेरे हुक्म से लाभ ही क्या? ललिता ने शंकित होकर कहा, क्यों शेखर, और नहीं तो क्या? मैं किसे हुक्म दूं? ललिता, मुझको हुक्म दो और किसका दोगे? शेखर, तुम्हें क्यों हुक्म दूंगा? फिर हुक्म देने पर तुम उसको मानोगी ही क्यों? शेखर के इस कथन में करुणा मिश्रित थी। ललिता यह सुनकर मन ही मन घबरा उठी। उसने शेखर की छाती के समीप सिरकते हुए कहा, जाने दो इन बातों को, इस समय यह मजाक अच्छा नहीं लगता। तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, मुझे अब तंग मत करो। बताओ कैसे क्या होगा? मुझे डर के मारे रात को नींद नहीं आती है। आखिर भय किस लिए? ललिता, क्या कह रहे हो? भय न लगेगा तो फिर क्या लगेगा? न तो तुम ही यहाँ थे और न माताजी ही थीं। फिर मामा ने क्या कर डाला वह भी तुमसे छिपा नहीं है। अब यदि मां मुझे न स्वीकार करें तो? थोड़े समय बाद शेखर ने कहा, वह तो ठीक ही है, अब मां कैसे स्वीकार कर सकती हैं? उन्हें यह भी पता चला कि तुम्हारे मामा ने अन्य लोगों से काफी पैसे लिए हैं। साथ ही अब वह ब्रह्म समाजी भी हो गए हैं। हम लोग हिंदू हैं। अन्नाकील ने उसी वक्त आकर ललिता से कहा, मामी बुला रही हैं। ललिता ने जोर से कहा, अच्छा तू जा, मैं अभी आती हूँ। फिर नम्रता पूर्वक शेखर से कहने लगी, यह कुछ भी क्यों न हो, फिर भी जो धर्म तुम्हारा है वही मेरा भी। यदि वह तुमको नहीं अलग कर सकती तो मुझे भी नहीं अलग कर सकती। इसके सिवा गिरीन्द्र बाबू के लिए हुए रुपए मैं उन्हें लौटा दूंगी। ये तो मेरे ऊपर कर्जा है, 2 दिन आगे पीछे लौटाना ही होगा। शेखर, इतना अधिक रुपया देने के लिए कहाँ से मिलेगा? ललिता इस बात के उत्तर में काफी समय तक चुप रही। फिर हंस कर बोली, क्या आपको ज्ञात नहीं कि स्त्रियों को रुपए कौन देता है? मैं भी उन्हें से ले आऊंगी। शेखर के हृदय में उथल पुथल मची हुई थी। वह फिर कहे लगा, परंतु मामा ने उस रुपयों के लिए तुम्हें तो बेच ही डाला है। ललिता अंधेरे में शेखर के चेहरे को न देख सकी, परंतु गले के स्वर को तुरंत ताड़ गई और बोली, ये सब झूठी व्यर्थ की बातें हैं। मेरे मामा के सदृश भला मनुष्य दुनिया में होना कठिन है। तुम व्यर्थ ही उनकी हंसी उड़ाते हो। उनके कष्टों तथा दुखों की कोई बात भी दूसरों से छिपी नहीं है, तुम भले ही न जानते हो। अवश्य में ललिता ने इतनी बातें कह डाली और फिर तनिक देर रुककर कहने लगी, फिर वह रुपया मामा ने लिया है मेरे ब्याह के बाद। इस कारण मुझे बेचने का कोई अधिकार उन्हें कहाँ था? यदि मुझे बेचने का कोई अधिकार है तो केवल तुम हो और कोई नहीं। इतना कहते हुए उत्तर की कोई प्रतीक्षा न करके ललिता अंदर चली गई। कुछ देर तक अवाक सा शेखर वहीं खड़ा रहा। फिर धीरे धीरे गुरुचरण बाबू के घर से बाहर चला आया। उस रात को काफी समय तक शेखर पागलों की भांति बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर गलियों में फिरता रहा। फिर घर में आकर बैठा हुआ सोच विचार में पड़ा रहा। उसे बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि यह सीधी सादी ललिता इतनी बातें कहाँ से सीख आई। यह निर्लज्जता की बातें उसे कहाँ से कहनी आ गई। इतना साहस, गजब का साहस, आखिर यह सब कहाँ से? ललिता के आज के व्यवहार पर उसे क्रोध तथा आश्चर्य दोनों हो रहे थे, परंतु वास्तव में यह शेखर की भूल थी। यदि वह तनिक भी बुद्धिमानी से सोचता तो शायद उसे अपनी ही कमजोरी और कमी पर अपने ही ऊपर क्रोध आता। ललिता का कहना अक्षरशः सत्य था। वह बेचारी और कह ही क्या सकती थी। इधर कई महीने ललिता से अलग रहकर शेखर ने भांति भांति की कल्पनाएं की थीं। इन्हीं कल्पनाओं के अंतर्गत वह कभी तो जीवन भर का सुख अनुभव करता और कभी लाभ हानि के विचारों में पड़ा रहता। उसे अनुभव होता कि ललिता कितनी अधिक उसकी जीवन सहचरी बन चुकी है।
शेखर यह भी अनुभव करता कि उसके बिना जी सकना भी कितना कठिन एवं दुखप्रद है। बचपन से ही ललिता उसके परिवार में घुली मिली थी। शेखर उसे सदा महत्वपूर्ण स्थान देता आया है। अपना काम भी उसने ललिता पर ही छोड़ दिया, परंतु शेखर के मन में इस प्रकार की आशंकाएं अवश्य उठती थीं कि कहीं ललिता उसकी जीवन संगिनी न बन सके या उसके माँ बाप इस कार्य में बाधक न हुए जाएं। कहीं ललिता किसी अन्य के हाथ न लग जाए। शेखर इसी प्रकार की दुश्चिंताओं में पहले से ही परेशान था। इन्हीं विचारों के कारण शेखर के परदेश जाने से पहले ही ललिता के गले में गेंदे वाली माला डालकर एक बंधन लगा दिया था। परदेश में गुरुचरण बाबू के धर्म परिवर्तन की खबर पाकर शेखर बेचैन हो गया। उसके हृदय में और भी गहरी चिंता हुई कि ललिता शायद अब उसकी न रह पाए। आराम हो या तकलीफ, वह उन लोगों की सभी परिस्थितियों की जानकारी रखता था। फिर भी ललिता की आज वाली स्पष्टवादिता से उसकी सभी भावनाएं परिवर्तित हो गई थीं। उनमें घुमाव हो गया था, परंतु शेखर न समझ पाया कि इन भावनाओं से भी कर्तव्य कहीं श्रेयस्कर है। पहले उसे दुख हुआ था कि कहीं ललिता उससे दूर न चली जाए, परंतु अब यह परेशानी थी कि कहीं उसे ही ललिता का हाथ न छोड़ना पड़ जाए। श्याम बाजार में लगा हुआ उसका विवाह भी रुक चुका था। जितनी संपत्ति नवीन राय चाहते थे वे लोग न दे सके। शेखर की माँ को भी यह रिश्ता नहीं जंचा था। इस प्रकार शेखर इस मुसीबत से छूटा, मगर नवीन राय 10-20 हजार मारने की फिक्र में अब भी थे। इसके लिए उनकी कोशिश बराबर चालू थी। शेखर विचारता था कि क्या किया जाए। उस रात को अनायास ही जो कार्य हो गया, क्या वह इतना दृढ़ रूप धारण कर लेगा? क्या ललिता पूर्ण रूप से यह विश्वास कर लेगी कि उसका पाणी ग्रहण हो चुका है और अक्षय संबंध स्थापित हो चुका है? इतनी गहराई तक शेखर ने कभी विचार नहीं किया था। उस समय तो शेखर ने आलिंगन करते हुए कहा था कि ललिता, अब जो होना था हो चुका। इस संबंध को अब कोई नहीं तोड़ सकता। ना तुम अलग हो सकती हो और न मैं छुट सकता हूँ। इस प्रकार तर्क कुतर्क करके सोचने की क्षमता उस समय न थी और न उस समय सोच सकने का अवसर ही था। उस समय सर पर चांद मुस्कुरा रहा था। चांदनी की रूह पहली आभा छिटक रही थीं। ऐसे समय उसने अपनी प्रियतमा ललिता के गले में माला डाल दी थीं। उसे अपने वक्षस्थल से लगा प्रेम संसार में वे दोनों एक दूसरे को अपना सर्वस्व सौंप चुके थे। उस समय उन्हें सांसारिक अच्छाइयों और बुराइयों का अनुभव न था। पैसे के लोभी बाप का रुद्र भी उसकी आंखों से ओल था। उसे याद था कि माँ ललिता को प्यार करती है, इसलिए उन्हें इस कार्य के लिए राजी कर सकना कठिन न होगा। इसी तरह वह भैया के द्वारा पिताजी को भी कह सुनकर मना लेगा। किसी न किसी तरह इस काम के लिए सब तैयार ही हो जाएंगे। इस बात को शेखर सपने में भी न सोचता था कि गुरुचरण बाबू अपना यह सुगम रास्ता धर्म परिवर्तन करके बंद कर डालेंगे। विधाता ही इस प्रकार विमुख हो जाएंगे, ऐसा भी ख्याल उसे न था। आप सुन रहे थे कहानी बैरल से शरत चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखित उपन्यास परिणीता। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।